एक ऐसी महामारी जिसके सबक हमने भुला दिए। एक ऐसा वायरस जिसने छीन ली 1,80,00,000 लोगों की जिंदगी। जब दाह संस्कार के लिए कम पड़ गई थी लकड़ियां, जब गंगा में चारों तरफ लाशें ही लाशें थी, एक 102 साल बाद याद आने लगी है वो महामारी। सवाल, क्या कोरोना भी वैसा ही कहर बरपा? 1918 की महामारी में 24 हफ्तों में जितने लोग मारे गए थे उतने एड्स से 24 सालों में नहीं मरे। इस बीमारी से पूरी दुनिया में 10 से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त ये महामारी इतनी भयावह थी कि मशहूर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी आत्मकथा कुल्ली भाट में लिखा, मैं दालमऊ में गंगा के तट पर खड़ा था। जहां तक नजर जाती थी गंगा के पानी में इंसानी लाशें ही लाशें दिखाई देती थी। मेरे ससुराल से खबर आई कि मेरी पत्नी मनोहरा देवी चल बसी। मेरे भाई का सबसे बड़ा बेटा जो कि 15 साल का था और मेरी 1 साल की बेटी ने भी दम तोड़ दिया। मेरे परिवार के और भी कई लोग हमेशा के लिए चले गए। लोगों के दाह संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ गई थी। पलक झपकते ही मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मुझे अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अखबारों से पता चला था कि ये सब एक बड़ी महामारी के शिकार हैं। तो जिस महामारी का जिक्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया, उस महामारी का नाम था स्पेनिश फ्लू। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर हमने स्पेनिश फ्लू से क्या सबक लिया? क्या कोरोना भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिस रास्ते पर स्पेनिश फ्लू था, जिसकी चपेट में न सिर्फ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिवार था बल्कि आजादी के दीवाने भी थे। दुनिया भर में कोरोना का कहर। हिंदुस्तान से अमेरिका तक लाखों लोगों की मौत। लाखों जिंदगियां आज भी मौत से लड़ रही हैं। पहले चीन, फिर इटली, स्पेन और अमेरिका में तबाही। अब हिंदुस्तान में भी जान लेने में लगा है कोरोना। शुरुआती 2 महीने में हिंदुस्तान ने लॉकडाउन के जरिए कोरोना को घेरने की कोशिश की, लेकिन अभी तक इसका असर खत्म नहीं हुआ। नतीजा, लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई। लेकिन महामारी के कोरोना काल में मदर ऑफ ऑल पेंडेमिक्स यानी स्पेनिश फ्लू की याद आने लगी है। और इसे याद रखना इसलिए जरूरी है कि ये महामारी शुरू में कोरोना की तरह ही फैलती रही और बाद में इतने लोगों की जान ले ली जिसकी कल्पना उस वक्त किसी ने नहीं की होगी और न ही अब आप सोच सकते हैं। जो 100 साल पहले फ्लू हुआ था, बहुत महामारी दुनिया भर में हुई थी, जिसको पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू कहा जाता था। 1918 से लेकर 1920 तक चला था वो। उस टाइम बहुत ज़्यादा दुनिया में डेथ्स हुई थी। तकरीबन 5 से 7 करोड़ लोग उसमें बच नहीं पाए थे। और उसमें से आप ये देखिए कि तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब तो मोर्टेलिटी इंडिया में हुई थी। मैक्सिमम दुनिया में जो डेथ्स हुई थी इंडिया में हुई थी। और उसमें
ये कहा जाता है कि 5% इंडिया की पॉपुलेशन बच नहीं पाई थी। तो सवाल ये है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या स्पेनिश फ्लू के सबक को भुलाना भारी पड़ सकता है? स्पेनिश फ्लू वो महामारी है जिसने न सिर्फ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के परिवार को ले लिया, बल्कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी उसकी चपेट में आ गए थे। महात्मा गांधी के पुत्रवधू गुलाब और पोते शांति की मौत भी स्पेनिश फ्लू की वजह से ही हुई थी। अगर गांधी इस बीमारी से न ठीक हुए होते तो शायद भारत की आजादी की लड़ाई का इतिहास दूसरे ही ढंग से लिखा जाता। अगर कलम के सिपाही प्रेमचंद ने इस बीमारी को नहीं हराया होता तो शायद साहित्य की दुनिया अधूरी होती। आजादी के कई दीवानों समेत इस महामारी ने करीब 1,80,00,000 भारतीय लोगों की जान ले ली थी। 1918 में महात्मा गांधी को फ्लू हो गया था। उस वक्त दक्षिण अफ्रीका से लौटे हुए उन्हें 4 साल गुजर गए थे। गुजरात के आश्रम में ही उन्हें स्पेनिश फ्लू हुआ था। उस वक्त महात्मा गांधी की उम्र 48 साल थी। फ्लू के दौरान उन्हें पूरी तरह से आराम करने को कहा गया था। वो सिर्फ तरल पदार्थों का सेवन कर रहे थे। वो पहली बार इतने लंबे दिनों के लिए बीमार हुए थे। जब उनकी बीमारी की खबर फैली तो एक स्थानीय अखबार ने लिखा था, गांधी जी की जिंदगी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि देश की है। जो ब्रिटिश लोग थे उन पे इतना नुकसान नहीं हुआ था, ज़्यादा नुकसान इंडियंस का हुआ था, जो बेचारे गरीब भी थे। वर्ल्ड वॉर के बाद में बड़ी गुर्बत का टाइम था और उनकी इम्यूनिटी लेवल्स कम थे, तो वो यानी कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे। कोई कहते हैं गांव ऐसा नहीं बचा था सारे हिंदुस्तान में जिसमें काफ़ी मोर्टेलिटीज़ ना हुई हो। ये दिल दहला देने वाली महामारी हमें कई सबक दे गई, लेकिन शायद हिंदुस्तान की सरकारों ने आजादी के बाद से इसे भुला दिया। अब जब कोरोना सिर पर नाच रहा है तो स्पेनिश फ्लू की दहशत याद आ रही है। आखिर स्पेनिश फ्लू ने हिंदुस्तान में कैसे कहर बरपाया? वो हिंदुस्तान में दाखिल कैसे हुआ? दिल दहला देने वाली इस महामारी की कहानी क्या है? कोरोना हिंदुस्तान में कैसे दाखिल हुआ? इसका जवाब है, चीन से होकर यह वायरस इटली के रास्ते भारत आया और आज के दिन हजारों लोगों की जान ले चुका है। स्पेनिश फ्लू का सबसे पहला मामला अमेरिका के कंसास में जनवरी 1918 में सामने आया था। उस वक्त एक स्थानीय डॉक्टर लॉरिंग मेनर ने यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस को इसके लिए चेताया भी था। विश्व युद्ध के दौरान जब सेना एक देश से दूसरे देशों में गई तो ये बीमारी भी तेजी से फैलती चली गई। मार्च 1918 में अमेरिकन मिलिट्री फैसिलिटी सेंटर में इसका एक और मामला सामने आया था। कुछ ही दिनों के बाद इनकी संख्या बढ़कर 522 हो गई थी। लोगों को लगा कि जल्द ही ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये आया कैसे था? ये शुरू हुआ था कैंसास सिटी है यूएसए की। ये स्पेन में शुरू नहीं हुआ था, कैंसास सिटी में शुरू होके, तो वॉर के दिन थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, तो ट्रुप्स की मूवमेंट होती थी। उनसे वो यूरोप में गया तो स्पेन में भी गया, तो वो स्पेनिश फ्लू का नाम पड़ गया। अमेरिका से फैला ये वायरस 102 साल पहले कोरोना की तरह हिंदुस्तान में चुपके से दाखिल हुआ था और फिर जब तबाही मचाने लगा तो भारत की जनसंख्या में काफी गिरावट देखी गई। स्पेनिश फ्लू बॉम्बे यानी मुंबई में एक सैनिक जहाज के जरिए 1918 में आया। वायरस दबे पांव किसी चोर की तरह दाखिल हुआ और तेजी से फैल गया। 1918 के सितंबर महीने में दक्षिण भारत के समंदर के किनारे बसे शहरों में सबसे पहले ये महामारी फैलने लगी। इन्फ्लुएंजा की वजह से करीब 1.25 करोड़ भारतीयों की मौत हुई, जो विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की तुलना में काफी ज्यादा है। उसमें हुआ ये था कि उसके बाद यूरोप से होकर के इंडिया में, बॉम्बे में सबसे पहले ट्रुप्स जब वापस लौट के आई तो शिप्स में आती थी। उन दिनों फ्लाइट्स तो होती नहीं थी, तो वहाँ पे बॉम्बे में ये जब बुखार होना शुरू हुआ, लोगों को सीरियस होने, निमोनियाज होने शुरू हो गए, तो इसका नाम पहले बॉम्बे इन्फ्लुएंजा पड़ा था। लोग सोचते थे कि बॉम्बे में ही है, लेकिन फटाफट ये देखते देखते हिंदुस्तान में सारे में फैल गया था और इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी हो गई थी। उस वक्त भारत ने अपनी आबादी का 6% हिस्सा इस बीमारी में खो दिया। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महिलाएं बड़े पैमाने पर कुपोषण का शिकार थी।
ऐसा माना जाता है कि इस महामारी से दुनिया की 1/3 आबादी प्रभावित हुई थी और करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। गांधी और उनके सहयोगी किस्मत के धनी थे, वो सब बच गए। जो ब्रिटिश लोग थे उन पे इतना नुकसान नहीं हुआ था, ज़्यादा नुकसान इंडियंस का हुआ था, जो बेचारे गरीब भी थे। वर्ल्ड वॉर के बाद में बड़ी गुर्बत का टाइम था और उनकी इम्यूनिटी लेवल्स कम थे, तो वो यानी कि हजारों लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे। उस वक्त मौजूद हेल्थ व्यवस्थाएं आज की तुलना में काफी कमजोर थी। हालांकि इलाज तो आज भी कोरोना का नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक कम से कम कोरोना वायरस की जीन मैपिंग करने में कामयाब जरूर हो पाए हैं। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने टीका बनाने का वादा भी किया है। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू फैला था, तब एंटीबायोटिक का चलन इतने बड़े पैमाने पर नहीं शुरू हुआ था। इतने सारे मेडिकल उपकरण भी मौजूद नहीं थे जो गंभीर रूप से बीमार लोगों का इलाज कर सके। लोगों को लेकर भी देश में कई अफवाहें थी और लोग दवा लेना भी पसंद नहीं करते थे। ज्यादातर लोग देसी दवाओं पर ही भरोसा करते थे, इसलिए उस वक्त मौतों की संख्या और बढ़ गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसके बारे में ज़्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि उनकी अपना लॉस ज़्यादा नहीं हुआ था। तो ये भी कहते हैं, महात्मा गांधी को भी ये स्पेनिश फ्लू हुआ था। तो कहने की बात यह है कि उसके बाद में जो मूवमेंट थी, नेशनलिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, वो ट्रिगर हो गई थी इस स्पेनिश फ्लू से। स्पेनिश फ्लू और कोरोना महामारियों के फैलने के बीच भले ही 1 सदी का फासला हो, लेकिन इन दोनों के बीच कई समानताएं दिखती हैं। संभव है कि हम बहुत सारी जरूरी चीजें उस फ्लू के अनुभव से सीख सकते हैं। स्पेनिश फ्लू और कोरोना के फैलने में कई समानताएं मिल रही हैं। भारत में कोरोना वायरस महामारी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरू में 10 से 15 मामले रोजाना सामने आते थे, लेकिन मई शुरू होते ही किसी दिन 2000 तो किसी दिन 4000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। यही पैटर्न स्पेनिश फ्लू का भी था, जो हमें एक बड़ा सबक देता है। स्पेनिश फ्लू सैनिक जहाज के जरिए मुंबई में दाखिल हुआ था और बड़ी आबादी वाले शहर में तेजी से फैला। कोरोना वायरस भी अब अपना प्रकोप दिखा रहा है और यही वजह है कि कोरोना चुनौती बना हुआ है। मुंबई की मौजूदा आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है। ये देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। साल 1918 के जुलाई में हर रोज करीब 230 लोग फ्लू की वजह से मारे जा रहे थे। जून में हर रोज मरने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ गई थी। स्पेनिश फ्लू होने पर बुखार और दर्द होता था। संक्रमित होने के 3 दिन बाद बुखार हो जाता था और पीठ में तेज दर्द होता था। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को भी बुखार और दर्द होता है। मुंबई के अधिकांश इलाकों में लोगों में बुखार और दर्द की शिकायत मिल रही है। स्पेनिश फ्लू जब तेजी से फैलने लगा तो लोगों से मास्क लगाने के लिए कहा गया और दूर दूर रहने की नसीहतें दी गई थी। वैक्सीन बनी, लेकिन ये देखिए कि तब 20 साल से ज़्यादा लग गए थे वैक्सीन बनते में। तब तक फ्लू ने जो नुकसान करना था कर दिया था। हर्ड इम्यूनिटी जो होनी थी लोगों में हो चुकी थी, लेकिन कोशिश जारी थी। उन दिनों वैक्सीन बनाने में बहुत टाइम लगता था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी दफ्तरों और फैक्ट्रियों से दूर लोग अपने अपने घरों में हैं। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगह, थिएटर, स्कूल, सिनेमा घर, रेलवे प्लेटफॉर्म या फिर लेक्चर हॉल जैसी जगहों पर जाने पर रोक लगा दी गई। लापरवाही होने पर ही कोरोना फैल रहा है। अब भी देखिए कि वैक्सीन बनाने में एक्चुअली 6-8 साल लगते हैं, लेकिन इस टाइम इतनी ज़्यादा इस चीज़ की इमरजेंसी है कि तकरीबन 95 कंपनीज दुनिया भर में वैक्सीन बना रही हैं। उनमें से 7 कंपनीज हिंदुस्तान में वैक्सीन बना रही हैं। ऑक्सफोर्ड के साथ कोलैबोरेशन में भी इंडिया की एक कंपनी वैक्सीन बना रही है और इतनी तेज़ी से काम चल रहा है कि बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर वैक्सीन तैयार हो जाएगी और शायद उसकी मास प्रोडक्शन भी हो जाए सारी दुनिया भर में देने के लिए। उस वक्त भी लापरवाही की वजह से ही 2.25 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। लॉरा स्पिनी ने पेल राइटर द स्पेनिश फ्लू ऑफ 1918 नाम की किताब में लिखा है कि कैसे अस्पताल के सफाई कर्मियों को इलाज करा रहे ब्रिटानी सैनिकों से दूर रखा गया था।
ये सफाई कर्मी उस वक्त को याद करते हैं जब 1886 से 1914 के बीच 80 लाख लोग मारे गए थे। लॉरेंस पिनी आगे लिखते हैं कि ब्रिटेन के अधिकारियों को स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को अनदेखी करने की कीमत चुकानी पड़ी थी। हालांकि ये भी सच है कि वो ऐसी त्रासदी का मुकाबला करने में बहुत सक्षम नहीं थे। डॉक्टरों की भी भारी कमी थी क्योंकि वो जंग के मैदान में तैनात थे। आखिरकार गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी समूहों ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला था। उन्होंने छोटे छोटे समूहों में कैंप बनाकर लोगों की सहायता करना शुरू किया, पैसे इकट्ठा किए, कपड़े और दवाइयां बांटी। नागरिक समूहों ने मिलकर कमेटियां बनाई। उस वक्त भारत के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हुआ था जब पढ़े लिखे लोग और समृद्ध तबके के लोग गरीबों की मदद करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में सामने आए थे। आज की तारीख में जब फिर एक बार कोरोना नाम की मुसीबत सामने मुंह बाएं खड़ी है, तब सरकार चुस्ती के साथ इसकी रोकथाम में लगी हुई है। फर्क स्पेनिश फ्लू और अब के जो फ्लू है कोविड-19 उसमें यह है कि स्पेनिश फ्लू के टाइम पे जो यंग पॉपुलेशन थी उसमें बहुत इन्फेक्शन हुआ था और उसमें डेथ भी बहुत हुई थी और खास करके वुमेन में ज़्यादा था। लेकिन अब उल्टा है। अब सब जानते हैं कि ओल्डर एज ग्रुप में और खासकर जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं और बीमारियां हैं, हार्ट की हैं, लंग्स की हैं या जनरल इम्यूनिटी कम है, डायबिटिक्स है, हाइपरटेंसिव है, कार्डियक है या कोई कैंसर थेरेपी चल रही है, ट्रांसप्लांट हुआ है, उनमें ये डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे जैसे कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस पहलू को भी हमें ध्यान में रखना होगा। घर में रहकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। तब भी लोगों ने हाथ बढ़ाया था और आज भी लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि उस वक्त की लापरवाही अब न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्पेनिश फ्लू से पहले और बाद में कई ऐसे वायरस आए और दुनिया में तबाही मचाकर चले गए। इनमें से ब्लैक प्लेग सबसे खतरनाक था। उस वक्त दुनिया में आबादी भी काफी कम थी, फिर भी स्पेनिश फ्लू से ज्यादा तबाही इसने मचाई। ब्लैक डेथ इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। ब्लैक डेथ का मतलब होता है ग्रेट प्लेग या ब्लैक प्लेग। प्लेग भले ही इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन जब जब किसी वायरस से लोगों की मौत होती है, ब्लैक प्लेग की कहानी लोग सुनाने लग जाते हैं। ब्लैक प्लेग की वजह से 1347 से 1353 के दौरान यूरोप में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूर्वी एशिया से शुरू हुई यह बीमारी यूरोप को चपेट में ले चुकी थी। एक अनुमान के मुताबिक पूर्वी एशिया और यूरोप को मिलाकर करीब 20 करोड़ लोग इसकी चपेट में आए थे। कहा जाता है कि जहाज से कुछ लोग क्रीमिया पहुंचे थे। उनके साथ जहाज में काले चूहे भी सवार थे। उन्हीं चूहों से यह बीमारी फैली थी, जो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई और यूरोप की करीब 30 से 60% आबादी को खत्म कर दिया। एशियन फ्लू 20वीं सदी में फैली ये दूसरी सबसे बड़ी महामारी थी। 1950 में इसकी पहली बार पहचान इन्फ्लुएंजा AH2N2 के रूप में हुई थी। करीब 7 साल तक ये लोगों की जान लेता रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में 20 लाख लोगों की जान गई थी। इसका प्रकोप ग्यूझोई से शुरू हुआ और इसके बाद ये सिंगापुर के रास्ते हांगकांग और अमेरिका तक जा पहुंचा था। अमेरिका में इसकी वजह से करीब 70,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि ब्रिटेन में 3,500 से अधिक लोगों ने जान गंवाई थी। हांगकांग फ्लू 1968 में इन्फ्लुएंजा वायरस से फैला था और सबसे ज्यादा प्रभाव एशिया में दिखा। इसका नाम H3N2 था। इसने भी करीब 10 लाख लोगों को मार डाला था। इसकी शुरुआत हांगकांग से हुई थी और पहला मामला 13 जुलाई 1968 को सामने आया था। इसके बाद वियतनाम, सिंगापुर, भारत, फिलीपींस, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में भी हजारों मामले सामने आए और इसी दौरान वियतनाम युद्ध की बदौलत ये अमेरिका तक जा पहुंचा। जापान और अफ्रीका भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। अकेले हांगकांग में इसकी वजह से 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। अमेरिका में इनकी संख्या 34,000 के करीब थी। हैजा 1846 से 60 के दौरान तीसरा हैजा या थर्ड कोलेरा पैंडेमिक की शुरुआत भारत से हुई थी। हैजा की शुरुआत 1837 में हुई थी और 1863 तक इसका प्रकोप देखा गया। रूस में इसकी वजह से करीब 10 लाख लोगों की जान गई। इससे पहले 1853 और 54 में ब्रिटेन में करीब 30,000 लोगों की मौत हुई थी।
इसका प्रकोप एशिया, यूरोप और अफ्रीका समेत उत्तरी अमेरिका तक था। इसके बाद 1910 और 11 में छठे हैजा की शुरुआत भारत से हुई और पूरी दुनिया में 8 लाख लोगों की जान चली गई। 1889 और 90 में फैले फ्लू H3N8 वायरस की वजह से भी करीब 10 लाख लोगों की जान गई थी। इसकी शुरुआत रूस से हुई थी और बाद में ये कई देशों में फैल गया था। हाल ही में स्वाइन फ्लू ने भी दहशत फैलाई और अब कोरोना के कहर का दायरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।